शांत हो जाइए अब। क्या हुआ जी? दलित हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अच्छा, एनिलिडा पढ़ लिए थे। चलिए दोस्तों, अब ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए और क्लास में याद करने का कोशिश कीजिए। सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों, अब आप सुनने और समझने पर ध्यान दीजिए। कमेंट सब बंद कर दीजिए और पिछले क्लास में हम लोग एनिलिडा तक पढ़ लिए थे। एनिलिडा पोरीफेरा से लेकर एनिलिडा तक जो हम जंतुओं के बारे में पढ़े, तो इतना तो आप समझ ही गए हैं कि एनिलिडा तक आते आते जंतुओं में काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है। यानी एनिलिडा पर जब हम आए तो ये देखे कि जंतु पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। सारे अंग तंत्रों का विकास एनिलिडा तक हो गया है। देगुआ का विकास एनिलिडा में आते ही हो चुका है। यानी कि पोरीफेरा का जंतु पृथ्वी का सबसे कम विकसित जंतु है। और एक पूर्ण विकसित जंतु किस फाइलम से शुरुआत होता है? एनिलिडा पर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एनिलिडा पर एनिलिडा से जब हम अब आगे बढ़ेंगे, एनिलिडा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से जंतु पूरी तरह से विकसित ही रहेगा। तो आइए अब अगले फाइलम पर हम आते हैं और अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आइए अब आर्थ्रोपोडा के एक एक विशेषताओं को हम समझते हैं। सबसे पहले कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत कई फाइलम है। पोरीफेरा से लेकर कोर्डेटा तक फाइलम है। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में सबसे पहली बात ये याद रखना है कि सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इतना बड़ा है दोस्तों कि 75% जंतु की जातियां 75% जंतु की जातियां केवल किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। 75% जंतु की जातियां किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में आता है। 75% जंतु की जातियां किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है।
और अंदाजा लगाइए 75% से आप अंदाजा नहीं लगते हैं, अगर संख्या में देखेंगे तो लगभग 10 लाख, लगभग 10 लाख जंतु की जातियां केवल किस फाइलम में शामिल है? आर्थ्रोपोडा में शामिल है। तो 18 लाख सजीवों की कुल जातियां लगभग 18 लाख है। 18 लाख का 70% जंतु है और उसमें 75% अकेले किसमें है? आर्थ्रोपोडा में। तो सबसे बड़ा फैलम है आर्थ्रोपोडा, लगभग इसमें 10 लाख जंतु की जातियां शामिल है। जातियां आप समझ रहे हैं ना? यानी कि जंतु जगत के जिस फैलम में विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है वो फैलम आपका कौन है? आर्थ्रोपोडा। विविधता का मतलब समझ रहे हैं ना? अलग अलग तरह के इतने प्रकार के जंतु इस फाइलम में शामिल है जो कहीं आपको और देखने को नहीं मिलेगा। यानी समझिए ना 25% में बाकी सारे फाइलम है, अकेले 75% जंतुओं को कौन संभाले हुआ है? आर्थ्रोपोडा। क्लियर हो गया? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। जंतुओं के जातियां का लगभग कितना परसेंट आर्थ्रोपोडा में शामिल है? 75%। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे विविधता वाला फाइलम है। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि जंतु जगत के किस फाइलम में विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जंतु जगत के किस फाइलम में विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों कि इस आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, इस आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं कीट, यानी कि इंसेक्ट और मकड़ी। और क्या आता है? कीट और मकड़ी। कीट और मकड़ी। मकड़ी को अंग्रेजी में एरेक्नीड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेक्नीड्स कहते हैं या एरेक्नीडा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? कीट और, यानी इंसेक्ट और एरेक्नीड, कीट और मकड़ी ही आर्थ्रोपोडा का प्रमुख जंतु है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि काफी बार कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि कीट कौन होगा, मकड़ी कौन होगा। कीट कौन होगा, मकड़ी कौन होगा? तो कीट और मकड़ी में अंतर तो बहुत है, लेकिन जिस अंतर के द्वारा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है वो है दोस्तों इनके पैर। इनके पैर। अगर 3 जोड़ी पैर है, अगर 3 जोड़ी पैर है तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा? कीट होगा। और अगर 4 जोड़ी पैर है, ठीक है, 4 जोड़ी पैर है तो उसे क्या कहेंगे? मकड़ी कहेंगे। तो कीट और मकड़ी में जो सबसे मुख्य अंतर है वो पैरों को लेकर है दोस्तों। जब भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये कीट है कि मकड़ी है, तो हम पैरों को गिन करके आसानी से ये क्लियर कर सकते हैं कि कीट और मकड़ी, कीट और मकड़ी कौन कीट है कौन मकड़ी है। अगर कीट है तो उसमें कितने जोड़ी पैर होंगे? अब मकड़ी है तो उसमें कितने जोड़ी? 4 जोड़ी पैर होंगे। कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? मकड़ी में कितने जोड़ी? तो आर्थ्रोपोडा कीट और मकड़ियों का फैलम है। आर्थ्रोपोडा कीट और मकड़ियों का फैलम है। अब यहां पर से दोस्तों एक प्रश्न ये भी उठते हैं कि इस पृथ्वी पर किस जंतु में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? और मकड़ी में। यानी जितने भांति भांति के कीट और मकड़ियां इस पृथ्वी पर मौजूद है, जितने भांति भांति की कीट और मकड़ियां इस पृथ्वी के पर्यावरण में मौजूद है, उतना किसी और जंतु की मौजूदगी नहीं है दोस्तों। सर्वाधिक विविधता वाला फाइलम आर्थ्रोपोडा और सर्वाधिक विविधता वाला जंतु कीट एवं मकड़ी। सर्वाधिक विविधता वाला जंतु कीट और मकड़ी। क्लियर हो गया?
अब आइए दोस्तों कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट और मकड़ी होते हैं, उनका शरीर 3 खंडों में बटा होता है। उनका शरीर 3 खंडों में बटा होता है। उनका शरीर 3 खंडों में बटा होता है। उनका शरीर कितने खंडों में बटा होता है? 3 खंडों में बटा होता है। उनका शरीर कितने खंडों में बटा होता है? 3 खंडों में बटा होता है। क्लियर? अब 3 खंड में कैसे कैसे बटा होता है इसको भी आप समझ लीजिए, और उन 3 खंडों में किस प्रकार से बटा होता है उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो कीट और मकड़ी या आर्थ्रोपोडा के जंतु का शरीर कितने खंडों में विभक्त होता है? 3 खंडों में विभक्त होता है। थोड़ा इसको समझ लीजिए कि इन 3 खंडों को हम क्या क्या कहते हैं। इस तरह से 3 खंडों में विभक्त होता है दोस्तों, 3 खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, और इसके सारे भागों को आप समझ लीजिए। ठीक है, ये एक नॉर्मल कीट का शरीर है और ठीक इसी तरह शरीर होता है। इसका 3 शरीर में सबसे अग्रभाग को कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? ये जो ये खंड है इस खंड को क्या कहते हैं? हेड। और दोस्तों ये वाला जो खंड है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं थोरैक्स। क्या कहते हैं? थोरैक्स। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये कहलाता है एब्डोमेन। इसे क्या कहते हैं? एब्डोमेन। तो जितने भी कीट और मकड़ी होता है, जितने भी कीट और मकड़ी आर्थ्रोपोडा के, उनके शरीर खंडों में विभक्त होता है। हालांकि खंडों में बटा शरीर पहली बार एनिलिडा में ही देखने को मिला था, लेकिन एनिलिडा का शरीर कई खंडों में विभाजित था। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट और मकड़ी आते हैं, जितने भी कीट और मकड़ी आते हैं, उनमें कितने, उनका शरीर कितने खंडों का बटा होता है? 3 खंडों का बटा होता है। सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। उसके नीचे के भागों को क्या कहते हैं? और सबसे नीचे भाग को एब्डोमेन। और फिगर में कीट बना हुआ है कि मकड़ी? कीट बना हुआ है ना। पैर कितना जोड़ी है? 3 जोड़ी। ये जो आगे देख रहे हैं इसको कहते हैं माउथ पार्ट्स। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या कहलाता है? माउथ पार्ट्स। यह माउथ पार्ट्स इन कीट और मकड़ियों को कोई चीज पकड़ने में, ठीक है, और चूसने में मदद करता है। ठीक है ना, और ये अपना बचाव भी करते हैं इसके जरिए। ठीक है, तो ये जो माउथ पार्ट्स है, मुंह के आगे जो पतली पतली फाइबर के समान संरचनाएं निकली है, जिन्हें हम माउथ पार्ट्स कहते हैं, हिंदी में मुखांग कहते हैं। इसी मुखांग के जरिए कीट किसी चीज को चूसता है, कीट किसी चीज को पकड़ता है। मकड़ियों में ये माउथ पार्ट्स जाला बुनने के लिए भी काम आते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कीट और मकड़ियों का शरीर कितने हिस्सों में बटा होता है? 3 हिस्सों में बटा होता है। वो 3 हिस्सा कौन कौन है? क्लियर हो गया? अब दोस्तों अगली विशेषता की शरीर जो होता है वो क्या होता है? बायलेटरल होता है। शरीर कैसा होता है? वैसे भी आप जानते हैं कि पोरीफेरा सिलिंट्रेटा को छोड़कर सारे फाइलम के जंतु का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा को छोड़कर जंतु जगत के सारे फाइलम के जंतु का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। 3 स्तरीय शरीर का विकास तो प्लेटी हेलमेंथिज पर ही हो गया था। आगे सबका शरीर कितना स्तरीय? 3 स्तरीय शरीर होता है। इसका शरीर कितना स्तर का? हालांकि ये बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी आप जानते जाइए और बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आर्थ्रोपोडा के जंतु अर्थात कीट और मकड़ियों का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। इनका शरीर कितने स्तर का होता है?
3 स्तर का होता है और निश्चित तौर पर देगुआ का विकास एनिलिडा में हो चुका है, तो इसमें भी देगुआ निश्चित ही होगा। एनिलिडा से देगुआ की शुरुआत हो गई है। एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम है उन सब जंतुओं में देगुआ की उपस्थिति है, उन सभी में देगुआ की उपस्थिति है। क्लियर हुआ? बात समझे? अब अगला है, अगली विशेषता समझिए कि इसका जो परिसंचरण तंत्र होता है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कीट और मकड़ियों का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है। क्या होता है? खुला होता है। कीट और मकड़ियों का या आर्थ्रोपोडा के जंतु का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? खुला होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? खुला होता है। अब खुला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इन जीवों में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलिका नहीं होती है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जंतु के शरीर में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलिका मौजूद नहीं है। अब जब रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलिका मौजूद नहीं है तो निश्चित तौर पर रक्त देहगुहा के माध्यम से बहता है। रक्त देहगुहा के माध्यम से बहता है। पूरे शरीर में रक्त किसके द्वारा बहता है? देहगुहा के द्वारा बहता है। और ऐसे देहगुहा जो रक्त परिवहन का भी कार्य करता है, ऐसे देहगुहा जो रक्त परिवहन का भी कार्य करता है, उसे होमोसील कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? होमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसील कहते हैं। ऐसे देहगुहा जिनसे होकर रक्त का संचार होता है, ऐसे देहगुहा जिनसे होकर रक्त का संचार होता है, उस देहगुहा को क्या कहते हैं? होमोसील कहते हैं। उस देहगुहा को क्या कहते हैं? होमोसील कहते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या कीट और मकड़ियों में रक्त नलियां पाई जाती है? नहीं, कीट और मकड़ियों में रक्त नलियां पाई नहीं जाती है। कीट और मकड़ियों में रक्त नलियां पाई नहीं जाती है। कीट और मकड़ियों में रक्त नलियां नहीं पाई जाती है। रक्त नलियां नहीं पाई जाती है तो रक्त का बहाव किसके द्वारा होता है? और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनमें भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिनमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होगा, उनका रक्त किससे होकर बहेगा? अब जब देहगुहा से होकर रक्त बहता है तो उस रक्त का रंग लाल नहीं होता है। उस रक्त का रंग लाल नहीं होता है, यानी रक्त का जो रंग होता है दोस्तों वो कलरलेस होता है। यानी कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के अभाव में कीट और मकड़ियों का रक्त कैसा होता है? हालांकि जितने भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है उन सब का रक्त लाल रंग का नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कीट और मकड़ी है जिसका रंग जो है दोस्तों वो हरे होता है, जिसके रक्त का रंग कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन वो बहुत कम है। अधिकांश कीट और मकड़ी के रंग जो है, रक्त के जो रंग है उसमें कोई रंग नहीं होता है, अर्थात वह कलर लेस होता है। यानी क्या होता है दोस्तों? रंगहीन होता है। क्लियर बात समझ में आ गया? अब आइए दोस्तों कि इनके वास स्थान का हम जिक्र नहीं किए हैं कि ये रहते कहां पर है। अब समझिए कि जो फाइलम अपने आप में 75% जंतु की जातियों को समेटे हुआ है, जो फाइलम अपने आप में 75% जंतु की जातियों को संभाले हुआ है,
निश्चित तौर पर वो किसी एक जगह पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के इस विशाल पर्यावरण में, पृथ्वी के इस विशाल पर्यावरण में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ये निवास नहीं करते हैं। हर वातावरण में आपको कीट और मकड़ी मिलेगा। जहां कोई नहीं मिलेगा, कोई जंतु नहीं मिलेगा, निश्चित ही वहां पर कीट और मकड़ी जरूर मिलेगा। यानी वास स्थान की बात करें तो दोस्तों ये स्थल पर भी रहते हैं, ये जल पर भी रहते हैं, ये दोस्तों हवा में भी रहते हैं। ये कीट और मकड़ियों की जो भिन्न भिन्न जातियां हैं वो स्थल पर भी निवास करते हैं, वे जल में भी निवास करते हैं और वे हवा में भी निवास करते हैं। यानी कि पृथ्वी के हर तरह के पर्यावरण में कीट और मकड़ियों का निवास स्थल पाया जाता है। पृथ्वी के पर्यावरण में जितने भी वास स्थान है, हर जगह आर्थ्रोपोडा के कीट और मकड़ी आपको उपलब्ध मिलेंगे। हर जगह ये दोस्तों पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगली विशेषता कि श्वसन अंग के बारे में हम बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा के जो कीट और मकड़ियां है, आर्थ्रोपोडा के जो कीट और मकड़ियां है, उनमें श्वसन अंग क्या है दोस्तों? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऐसे कीट और मकड़ी या ऐसे आर्थ्रोपोड जंतु जो कहां निवास करते हैं? जलीय। यानी कि ऐसे आर्थ्रोपोड जो जलीय है, उनमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। यानी क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? ऐसे कीट और मकड़ियां या ऐसे आर्थ्रोपोड जंतु जो जलीय होते हैं, ऐसे आर्थ्रोपोड जंतु जो जलीय होते हैं, वे उनमें कौन से श्वसन अंग होते हैं? गिल्स। और आप ये जान गए जलीय जीवों का श्वसन अंग होता है कौन? ऐसे सारे जंतु जो जल में रहने के लिए अनुकूलित है, कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे जंतु जो जल में रहने के लिए अनुकूलित है, उसमें श्वसन अंग के रूप में क्या रहते हैं? गिल्स। और गिल्स की क्या खासियत होती है? गिल्स की खासियत होती है कि ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को भी ग्रहण करने में सक्षम है। गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है, गिल्स एक ऐसा अंग है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को भी ग्रहण करने में सक्षम है। मछलियों का भी श्वसन अंग क्या है? गिल्स ही है। फिर गिल्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वे वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। गिल्स केवल जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने में सक्षम होता है। गिल्स में इतनी क्षमता नहीं है दोस्तों कि वे वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। मछली को जब हम जल से बाहर निकालते तो मर जाता है। क्यों? तो वो सांस नहीं ले पाता है। अब आप कहिएगा कि पानी से तो ज्यादा ऑक्सीजन बाहर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% है लगभग। अगर जल में बहुत ज्यादा जल स्वच्छ है तो फिर भी उसमें घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा 4% से अधिक नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम मछलियों को बाहर निकालते हैं, वे सांस नहीं ले पाते, मर जाते हैं, क्योंकि उसमें सांस लेने के लिए जो अंग बना हुआ है गिल्स, वे वायुमंडल के ऑक्सीजन को लेने में सक्षम नहीं है। वे केवल जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। अब जो स्थलीय है, ऐसे आर्थ्रोपोड या ऐसे कीट और मकड़ी जो स्थलीय है, ऐसे कीट और मकड़ी जो स्थलीय है, उसमें श्वसन अंग के रूप में क्या पाया जाता है? ट्रेकिया या बुक लंग। ट्रेकिया या बुक लंग्स। ट्रेकिया या बुक लंग्स दोनों एक ही तरह के अंग है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे जलीय आर्थ्रोपोड, ऐसे आर्थ्रोपोड जो जल में निवास करते हैं, उनमें कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ऐसे आर्थ्रोपोड जो जल में निवास करते हैं, उनमें कौन सा श्वसन अंग पाए जाते हैं? गिल्स। और जो स्थल पर निवास करते हैं? ट्रेकिया। जो स्थल पर निवास करते हैं? ट्रेकिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? और एक बात यहां पर याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा में ऑक्सीजन का परिवहन
आर्थ्रोपोडा में ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टिंग, आर्थ्रोपोडा में ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टिंग रक्त के माध्यम से नहीं होता है, रक्त के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से नहीं होता है, रक्त के माध्यम से नहीं होता है, रक्त के माध्यम से नहीं होता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यानी कि ये इसलिए जरूरी है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो रक्त में घुलकर होता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, मानव के रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और मानव के रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सीजन को अपने में लोड करता है और पूरे शरीर की कोशिका में उसे ट्रांसपोर्टिंग कर देता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में चूंकि खुला परिवहन तंत्र है और खुला परिवहन तंत्र जिसमें है उसका रक्त ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में नहीं ले जाता है, उसका शरीर ऑक्सीजन को एक भाग से दूसरे भाग में नहीं ले जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया? तो अब सवाल है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से आर्थ्रोपोड में नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? फिर कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि गिल्स तो डायरेक्ट जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और डायरेक्ट गिल्स का सिरा कोशिकाओं से जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन लिया और डायरेक्ट उसको कहां भेज दिया? कोशिका में। और ठीक वही हाल किसका है? ट्रेकिया भी एक लंबी नली समान संरचना है जो कीट या मकड़ी के बाहरी सतह पर खुलता है। अब बाहरी सतह पर इस नली का जो खुलता है वह नली का दूसरा सिरा कहां से संपर्क बनाए रहता है? कोशिका से। ये देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया की संरचना नली के तरह ही होता है। किसके तरह होता है? तो ट्रेकिया का एक छिद्र, ट्रेकिया के एक छिद्र शरीर के सतह पर खुलता है, शरीर के सतह पर खुलता है। ट्रेकिया का एक छिद्र शरीर के सतह पर खुलता है, एक छिद्र शरीर के सतह पर खुलता है, एक छिद्र शरीर के सतह पर खुलता है और दूसरा छिद्र डायरेक्ट कहां पर जाकर खुलता है? कोशिका में। डायरेक्ट कहां पर खुलता है? तो शरीर के सतह पर जो भाग खुलता है उससे हवा प्रवेश करता है और हवा डायरेक्ट कहां पहुंचता है? और कोशिका उन हवा में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन जब ग्रहण कर लेता है कोशिका तो हवा का शेष भाग फिर इसी ट्रेकिया से होकर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात कि सांस लेना और श्वसन में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि हम सांस कौन सा गैस लेते हैं? नहीं, सांस सभी गैस लेते हैं। यानी वायुमंडल में जितना भी है सब हम सांस के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। तो सांस हम सभी गैस लेते हैं, लेकिन श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन का। समझ गए ना बात को? तो सांस सभी गैस लेते हैं, जबकि श्वसन में केवल किसका इस्तेमाल होता है? बाकी जो गैस हम सांस लेते हैं वो सारा गैस फिर सांस के माध्यम से ही क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर बात आपको समझ में आ गया? तो आर्थ्रोपोड के जीव और जंतुओं में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से, इनके श्वसन अंग जो होते हैं वो डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं? जो बाहर से हवा लेकर डायरेक्ट किसको पहुंचा देता है? कोशिका तक पहुंचा देता है। कोशिका उस हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और हवा का शेष भाग फिर सीधे इसी ट्रेकिया वाली नली से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। सीधे इस ट्रेकिया वाली नली से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब अगली विशेषता में आते हैं दोस्तों कि आर्थ्रोपोड यानी कि कीट और मकड़ियों का उत्सर्जन अंग कौन है? उत्सर्जन अंग कौन है? तो कीट और मकड़ी उत्सर्जन अंग समझ रहे हैं ना? जैसे मानव शरीर का उत्सर्जन अंग किडनी है। मानव शरीर का उत्सर्जन अंग क्या है? किडनी है। मानव शरीर का उत्सर्जन अंग क्या है?
किडनी है। लेकिन इस ऑर्थोपोड यानी कीट और मकड़ियों का उत्सर्जन अंग का नाम है मालपीगियन। मालपीगियल ट्यूबेल्स तथा ग्रीन ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं हरित ग्रंथि। क्या कहते हैं? हरित ग्रंथि। क्या कहते हैं दोस्तों? हरित ग्रंथि कहते हैं। क्लियर हो गया? उत्सर्जन अंग क्या है? मालपीगियल ट्यूबेल्स या ग्रीन ग्लैंड। ऑर्थोपोडा का उत्सर्जन अंग जिसके माध्यम से ये शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है वो है उत्सर्जन अंग। और उत्सर्जन अंग का नाम क्या है? मालपीगियन ट्यूबेल्स और ग्रीन ग्लैंड। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहां पर एक बात है दोस्तों कि ग्रीन ग्लैंड किसी भी जंतु में जो ग्लैंड होते हैं यानी ग्रंथि होते हैं उस ग्रंथि का काम होता है या तो एंजाइम का निर्माण करना या हार्मोन का निर्माण करना। बात समझ गए कि नहीं? किसी भी जंतु में कोई भी ग्रंथियां जो होती है उस ग्रंथियां का काम होता है कि या तो वो हार्मोन का निर्माण करते हैं या फिर एंजाइम का निर्माण करते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में एकलौता ऐसा ग्लैंड है जो ये दोनों कार्य नहीं करती है, अर्थात न तो हार्मोन बनाने का कार्य करती है और न ही एंजाइम बनाने का कार्य करती है। ये कार्य करती है दोस्तों किसका? उत्सर्जन का। कोई ग्लैंड उत्सर्जन का काम कर रहा है किसी जंतु में, ऐसा सिर्फ आपको ऑर्थोपोडा में ही देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि ग्रंथियां उत्सर्जन का काम कर रही है। बात समझ गए? क्या समझे कि कोई भी जंतु में ग्लैंड जो है वो उत्सर्जन का काम, लेकिन ऑर्थोपोडा का ग्रीन ग्लैंड ग्रंथियों के कार्य से भिन्न एक अलग ही कार्य कर रही होती है। और वो कौन? कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीन ग्लैंड का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। ग्रीन ग्लैंड का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। क्लियर हो गया? अब अगली विशेषता है ऑर्थोपोडा की, अगली विशेषता कि ऑर्थोपोडा जो है दोस्तों, ऑर्थ्रोपोडा जो है वो सामान्यतः क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब समझ रहे हैं? कई बार समझा चुके हैं। जब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी हो तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। मेल अलग बॉडी हो, फीमेल अलग बॉडी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो सारे कीट और मकड़ी क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी मेल अलग बॉडी होता है, फीमेल अलग बॉडी होते हैं। जितने भी ऑर्थोपोड के अंतर्गत कीट और मकड़ियां आते हैं, जितने भी ऑर्थोपोड के अंतर्गत कीट और मकड़ियां आते हैं वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अब इसमें जो प्रजनन होता है, इसमें प्रजनन के दौरान सबसे पहले ये अंडा देते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गेमीट मिलते हैं, उसके बाद ये अंडा देते हैं। और अंडा के बाद विकास होता है किसका? लार्वा का। और अन्य फाइलम में आप देखे होंगे लार्वा से डायरेक्ट वयस्क बन जाता है, लेकिन कीट और मकड़ियों में ऐसा नहीं होता है। कीट और मकड़ियों में अंडा, कीट और मकड़ी प्रजनन के द्वारा अंडा दिए, अंडा विकास करके क्या बना? लार्वा बना। अंडा विकास करके क्या बना? लार्वा विकास करके बनता है प्यूपा। लार्वा विकास करके बनता है प्यूपा। और फिर प्यूपा विकास करके बनता है क्या? वयस्क। फिर प्यूपा विकास करके क्या बनता है? वयस्क। फिर प्यूपा विकास करके क्या बनता है? वयस्क। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतनी बात समझे ऑर्थोपोडा का। अब आइए एक बार फिर से देख लेते, क्योंकि काफी बड़ा फाइलम है, तो एक बार आइए फिर से हम रिवीजन करते हैं ऑर्थोपोडा का।
अल्लाह ने एक एक बातों को याद करना है, समझे ऑर्थोपोडा। अब बाकी तो अंग तंत्रों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आप जान ही गए कि सारा अंग तंत्र क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। मस्तिष्क का भी विकास कहाँ हो गया था, एनिलिडा पर हो गया। तो वो बताने की तो जरूरत है नहीं कि कौन से अंग है, कौन से अंग, सारा अंग है। तो विशेष जो विशेषताएं हैं उसी पर हम गौर किया है, क्योंकि अंग और अंग तंत्रों पर गौर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सारे अंग तंत्रों का विकास और यहां तक कि मस्तिष्क का विकास जो है वह एनिलिडा में हो गया है। तो निश्चित तौर पर और ज्यादा एनिलिडा से भी विकसित मस्तिष्क होगा किसका, आर्थ्रोपोडा का। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का कौन है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम। जंतुओं की लगभग कितनी प्रतिशत जातियां आर्थ्रोपोडा में, जंतु जगत के किस फाइलम में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। इस आर्थ्रोपोडा में किसको रखा गया है, कीट और मकड़ी को रखा गया है। कीट और मकड़ी में मुख्य अंतर किसको लेकर है, पैर को लेकर है। कीट में कितने जोड़े पैर, 3 जोड़े पैर होते हैं। कीट में कितने जोड़े पैर, 3 जोड़े पैर। मकड़ी में कितने, 4 जोड़ी पैर। कीटों का शरीर या मकड़ियों का शरीर या फिर आर्थ्रोपोड जंतु का शरीर कितने खंडों में विभक्त रहता है, 3 खंडों में विभक्त रहता है। आर्थ्रोपोड या कीट और मकड़ियों का शरीर कैसा होता है, बायलेटरल होता है। कीट और मकड़ी या आर्थ्रोपोड का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, खुला होता है। कीट और मकड़ी यानी कि आर्थ्रोपोड में रक्त किसके माध्यम से बहता है, देगवा के माध्यम से बहता है। ऐसा देगवा जिससे होकर रक्त बहता है उसे क्या कहते हैं, होमोसील्स कहते हैं। कीट और मकड़ियों या फिर आर्थ्रोपोड के रक्त का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। आर्थ्रोपोड प्राणी कहाँ निवास करते हैं, यानी कि पृथ्वी के हर तरह के पर्यावरण के हर स्थान पर ये कीट और मकड़ी यानी आर्थ्रोपोड प्राणी पाए ही जाते हैं। आर्थ्रोपोड प्राणी जो जलीय होते हैं उनमें कौन सा श्वसन होता है, जो स्थलीय होते हैं। तो क्या आर्थ्रोपोडा में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। तो अगर आर्थ्रोपोड में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से नहीं होता तो फिर किसके माध्यम से होता है, देगवा से रक्त का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का नहीं। ऑक्सीजन ट्रेकिया या गिल से होकर डायरेक्ट कोशिका में चले जाते हैं, डायरेक्ट कोशिका में चले जाते हैं। डायरेक्ट कोशिका में मालपिगियन ट्यूबेल्स किसका उत्सर्जन अंग है, आर्थ्रोपोडा का। ग्रीन ग्लैंड भी किसका उत्सर्जन अंग है, आर्थ्रोपोडा यानी कीट। और सारे कीट और मकड़ी लैंगिक दृष्टिकोण से कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। प्रजनन के दौरान जो अंडा देते वो विकास करके फिर लार्वा विकास करके प्यूपा, फिर प्यूपा विकास करके वयस, यानी एक नई अवस्था यहां देखने को मिलता है, प्यूपा। क्या, प्यूपा। जीवन चक्र के अंतर्गत प्यूपा अवस्था केवल आपको आर्थ्रोपोड में देखने को मिलेगा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आर्थ्रोपोडा क्लियर। जंतु जगत के किस फाइलम में सर्वाधिक विविधता मौजूद है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कीट और मकड़ियों का रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुला होता है। क्या होता है, खुला होता है। स्थलीय आर्थ्रोपोड किसके माध्यम से सांस लेते छोड़ते हैं, ट्रेकिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, ग्रीनलैंड का संबंध, ग्रीन ग्लैंड का संबंध किससे है, किससे है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। जीवन चक्र में लार्वा के बाद कौन सी अवस्था, कौन सी अवस्था, प्यूपा। कोई दिक्कत। अब आइए दोस्तों प्रमुख जीवों के बारे में हम बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा, क्या हुआ,
ग्रीन गेंद, क्या बोले? एक मिनट बैठ जाइए। कौन सी सांस कैसे लेती है? ट्रेकिया की मदद से जी। हाँ हाँ, चींटी भी बता रहे हैं। चींटी सांस कैसे लेती है ना? तो चींटी ऑर्थोपोड के मदद से सांस लेती है, ठीक है। छोड़िए ना, जिससे सांस लेती है वो नाक कहलाएगा, हटाइए इसे। ठीक है, बता दे रहे श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया है। श्वसन अंग क्या है? और सबसे पहले यहां समझना होगा कि चींटी भी ऑर्थोपोड प्राणी है। चींटी भी ऑर्थोपोड प्राणी है। चींटी भी क्या है? ऑर्थोपोड प्राणी है। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके प्रमुख जीवों का नाम हम याद कर लेते हैं। तो ऑर्थोपोड जंतुओं का ऐसा फैलम है जिनमें कई जंतु का इस्तेमाल मानव आहार के तौर पर करता है। ऑर्थोपोड से पहले जो हम चार फैलम पढ़े थे, चारों फैलम के जंतु को मानव आहार के रूप में इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन जब आप ऑर्थोपोड पर आए, ऑर्थोपोड के कई ऐसे जंतु हैं, ऑर्थोपोड का कई ऐसे जंतु है दोस्तों जिसका इस्तेमाल मानव आहार के रूप में करते हैं। बात समझ गए ना? यानी कि अब फैलम की महत्ता कुछ इस तरह से मानव के जीवन में हो चुका है कि वो फैलम का जंतु मानव का भोजन है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत हमें सबसे पहले याद रखना होगा झींगा मछली, ठीक है। ये ऑर्थोपोड प्राणी है। यानी झींगा मछली जो हम कहते हैं, ये वास्तव में मछली नहीं है। वास्तव में ये मछली, यानी कि यह कीटों के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में? कीटों के श्रेणी में आता है। हालांकि इसमें 3 जोड़े से कई गुना ज्यादा पैर होते हैं, लेकिन झींगा कोई वास्तविक मछली नहीं है दोस्तों। झींगा कोई वास्तविक मछली, झींगा ऑर्थोपोड के कीटों के श्रेणी में आने वाला जंतु है। झींगा के बाद केकड़ा, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद बिच्छू, उसके बाद मच्छर, उसके बाद चींटी, और एक नाम है, हल्ला काय कर रहे जी? हल्ला मत करिए, समझिए। नौकरी आपको अपने दिमाग से होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जो भी बात कर रहे हैं इधर उधर, आप समझ लीजिए कि नौकरी केवल आपके दिमाग से होगा। इसलिए दिमाग को बातचीत में भटकाइए मत, एक जगह केंद्रित रखिए। और ये कोई खेलने हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, पूरी गंभीरता चाहिए, नहीं तो फिर 2000 सीट निकलेगा और 10,000 का एडमिशन हम खुद लिए हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, दूसरा कोचिंग तो चोरी, हम खुद इतना एडमिशन लेके बैठे हुए, सीट है 2000। यानी ये तय है सबको नौकरी होने वाला नहीं है। और ऊपर से आप बातचीत करके और जो है नौकरी के श्रेणी से बाहर निकलना चाहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए, ठीक है ना? गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिएगा तो नौकरी नहीं भी होगा तो आपका एक बेहतरीन करियर टीचिंग फील्ड में बनेगा। ये बात जान लीजिए। हम इतना पढ़ाते हैं कि हमारा विद्यार्थी नौकरी नहीं भी किया तो एक बेहतरीन शिक्षक बन सकता है, लाखों रुपए का पैकेज वो उठा सकता है। बात समझ रहे ना? हाँ, तो उस मुताबिक भी ध्यान दीजिए। अब बातचीत करने लगते हैं, दिमाग को बांट देते हैं। तो झींगा, केकड़ा, टिड्डा, बिच्छू, मच्छर, चींटी, और एक नाम याद रखिएगा, सिल्वर फिश। इसके नाम में फिश लगा हुआ है, लेकिन यह कीट है।
इसका नाम सिल्वर फिश इसलिए है कि इसके शरीर की संरचना मछलियों के तरह धारा रेखीय होता है, इसलिए नाम में फिश यानी मछली लगा हुआ है। और यह चांदी की तरह चमकते हैं, श्वेत रंग के होते, इसलिए इसका नाम क्या लगा हुआ है? सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश वास्तव में कोई मछली नहीं है, ये ऑर्थोपोडा का एक कीट है, ये ऑर्थोपोडा का एक कीट है दोस्तों। तो इस ऑर्थोपोड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जीवों में झींगा मछली, केकड़ा, टिड्डा, बिच्छू, मच्छर, चींटी, सिल्वर फिश, इन सबको याद रखिएगा। कई ऐसे ऑर्थोपोड के जंतु हैं जो मानव में रोगों को फैलाते हैं और कई ऐसे ऑर्थोपोड जंतु हैं जो मानव को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खी ऑर्थोपोड है। मधुमक्खी क्या है? और आप जानते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है इस मानव जीवन के लिए। उनके शहद जो है एक ऐसा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में सदा डिमांड बनी रहती है। मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, रेशम कीट से रेशम बनाते हैं हम लोग या रेशम निकालते हैं। तो ऑर्थोपोड के कई जंतु बहुत उपयोगी है मानव के जीवन में। उदाहरण के लिए मधुमक्खी हो गया, उदाहरण के लिए रेशम कीट हो गया, उदाहरण के लिए झींगा मछली हो गया। ये सब बहुत आर्थिक महत्व के जंतु है, आर्थिक महत्व के। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी ओर बात करें तो ऑर्थोपोड के कई जंतु मानव में कई रोगों को फैलाने के कारण बनते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी, जिसको घर में आप लोग माछी भी बोल देते हैं, वो टाइफाइड रोग को फैलाते हैं। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया को फैला रहा था, ठीक है ना। सीसी मच्छर या सीसी मक्खी जो है स्लीपिंग सिकनेस को फैला रहा था। तो जितना भी ऑर्थोपोड है उसमें कई अत्यंत लाभदायक है और कई अत्यंत हानिकारक भी हैं। कई अत्यंत लाभदायक और कई अत्यंत, क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। ऑर्थोपोड पर एक नजर दौड़ा लीजिए, देख लीजिए कि आपके सामने सब कुछ समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है, प्यूपा क्या होता है? अरे प्यूपा क्या होता है? प्यूपा इसके जीवन चक्र की एक अवस्था है। लार्वा के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूपा, ठीक है। यानी कि ये जीवन चक्र की ये अवस्था इससे ज्यादा डेवलप्ड है। और रेशम कीट जो रेशम निकालता है किस अवस्था से? प्यूपा अवस्था से। रेशम कीट जब अपने प्यूपा अवस्था में पहुंचता है तो उसी अवस्था से रेशम निकलता है। रेशम कीट के द्वारा उत्पादित होता है। रेशम कीट के द्वारा उत्पादित होता है। और किस अवस्था से उत्पादित होता है? प्यूपा अवस्था से। ठीक, एक ऐसा कीट है लेसिफर। कैसा कीट? लेसिफर। लेसिफर का नाम सुने हैं? लेसिफर ऐसा कीट है जिससे लाख उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? लाख लाह, ओह गड़बड़ा। लेसिफर कीट से, जिस तरह रेशम कीट से रेशम का उत्पादन होता है ना, उसी तरह एक और कीट है, उसका नाम क्या है? लेसिफर। और लेसिफर कीट से क्या उत्पन्न किया जाता है? ला समझते हैं जी? नहीं समझते हैं? ला से चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। ला एक ऐसा मटेरियल है जिससे चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। और हिंदू धर्म में शायद ये मानता है कि नवविवाहिता लाह की बनी चूड़ियां पहनती, ऐसी मान्यता है। अब क्या है नहीं वो हम नहीं जानते हैं। तो ला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे चूड़ियां बनाई जाती है और वह ला भी कीटों का उत्पाद है। वो ला भी किसका उत्पाद है? कीटों का उत्पाद है। तो काफी ज्यादा फायदेमंद है ऑर्थोपोडा का, और कुछ काफी हानिकारक भी है। क्या क्वेश्चन? तितली भी इसे में आता है। सांप पानी स्थल दोनों में रहता, दोनों में रहता है। अपन या नदी, मानव नदी में चला जाएगा तो मानव नदियों में रह रहा है।
अरे जब भोजन का तलाश करता है तो वो नदी में तैर कर अपना भोजन पकड़ता है। सांप जल में नहीं रहता है, ठीक है, सांप स्थल पर ही रहता है। सांप अंडा भी स्थल पर ही देते हैं। तितली किसमें? तितली ऑर्थोपोड में ही आता है। तितली सारा ऑर्थोपोड में आता है। दूसरा नंबर है कि सांप पानी स्थल दोनों में रहता है, तो सांस किस माध्यम से लेता है? ठीक है, आप सांप के बारे में पढ़िए ना, रेप्टिलिया के बारे में पढ़िए ना, आपके नोट में है। ठीक है, नोट पर एक बार नजर दौड़ाइएगा, बहुत कुछ है। अभी तो हम शुरू किए ऑर्थोपोडा पर है, अब पढ़िए रेप्टिलिया पर। आप नहीं, जो सांप के बारे में पूछे थे वो पढ़िए, ठीक है, बाकी आप सबको पढ़ाएंगे। और सांप कोई पानी वानी में नहीं रहता है, ठीक है, पानी में जाता है, भोजन की तलाश करता है, भोजन पकड़ता है, फिर स्थल पर आता है। कीट और मकड़ी का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन आ रहा है, कीट और मकड़ी का जीवन काल कितना होता है? सप्ताह भर से लेकर महीनों से लेकर कुछ सालों तक का जीवन काल हो सकता है। कुछ का जीवन काल मात्र एक सप्ताह का होता है, कुछ का जीवन काल मात्र 1 महीने का होता है, कुछ का जीवन काल मात्र 3 महीने का होता है, कुछ का जीवन काल साल भर भी होता है, कुछ का जीवन काल साल भर से भी ज्यादा होता है। क्लियर? कोई दिक्कत ऑर्थोपोडा में नहीं ना? ग्रीन ग्लैंड का क्या काम है? क्या? उत्सर्जन करना। क्लियर? मच्छर को कितना दांत होता है? अगले फाइलम पर आए, अगला पर आए। आइए दोस्तों, अगला फाइलम पर आते हैं। मोलस्का। मोलस्का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, झींगा का क्या उपयोग है? ठीक है, झींगा दोस्तों, अब अगर आप ग्रेजुएट कर गए झींगा मछली के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भारत की नागरिकता छोड़ दीजिए, कहीं और का ग्रहण कर लीजिए, यही ना होगा जी। अब समझिए, बिहार में आदमी ग्रेजुएट कर ले और झींगा के बारे में न जाने तो ये फिर भारतीय नागरिकता पर शक पैदा करेगा, ठीक है ना। झींगा इतना ज्यादा लोग खाया जाता है, इतना डिमांड रहती है कि सदा उसका रेट जो है 400-500 रुपए किलो से ज्यादा ही रहता है। क्या? हाँ, आइए दोस्तों अगला फाइलम पर आते हैं, मोलस्का। मोलस्का। क्लियर? आइए मोलस्का को समझ लेते हैं। सबसे पहले मोलस्का के बारे में याद रखना है कि एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? मोलस्का। एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? मोलस्का है। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। तो पहली बात ये याद रखना मोलस्का के बारे में। उसके बाद मोलस्का जीवों की एक खास पहचान है टॉर्सन प्रोसेस।
टॉर्सन प्रोसेस। टॉर्सन प्रोसेस, अब यह प्रोसेस क्या है इसको समझते। मोलस्का के जीवों की एक खास पहचान है और वो टॉर्सन प्रोसेस। अगर कोई भी जंतु टॉर्सन प्रोसेस से गुजरा है तो श्योर हो जाइए कि वो किस फाइलम का होगा, मोलस्का फाइलम का होगा। वो किस फाइलम का होगा, मोलस्का फाइलम का होगा। टॉर्सन प्रोसेस मोलस्का फाइलम में पाया जाता है। अब यह क्या है, टॉर्सन प्रोसेस क्या है? टॉर्सन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो जंतु के शरीर के ढांचा को ही बदल देता है। ढांचा में किस प्रकार से बदलाव आता है दोस्तों? ढांचा में किस प्रकार का बदलाव आता है कि मोलस्का का भी जितना भी जीव होता है वो सब क्या होता है, बायलेटरल होता है। मोलस्का का जीव क्या होता है, बायलेटरल होता है, बायलेटरल। लेकिन इसी टॉर्सन प्रक्रिया के जरिए, इसी टॉर्सन प्रक्रिया के जरिए एसिमेट्रिकल हो जाता है इसका बॉडी। क्या हो जाता है? यानी कि आप कह सकते हैं कि मोलस्का के जीव जब जन्म लेते हैं तो शरीर क्या रहता है, बायलेटरल। लेकिन जैसे ही वयस्क अवस्था में आते हैं इसका शरीर बायलेटरल से बदलकर क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल। और टॉर्सन प्रक्रिया यही है जो बायलेटरल बॉडी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिमेट्रिकल में। टॉर्सन प्रक्रिया यही है जो बायलेटरल बॉडी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिमेट्रिकल में। तो वयस्क अवस्था में जितना भी मोलस्का जीव है वो एसिमेट्रिकल होता है और जीवन के शुरुआती अवस्था में वो बायलेटरल होता है। बायलेटरल बॉडी किस प्रक्रिया के जरिए एसिमेट्रिकल बनता है, टॉर्सन प्रक्रिया के जरिए। यानी टॉर्सन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, टॉर्सन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो बायलेटरल बॉडी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिमेट्रिकल में। और ये टॉर्सन प्रक्रिया आपको मोलस्का के अतिरिक्त किसी और फाइलम में देखने को, टॉर्सन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, टॉर्सन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मोलस्का के अतिरिक्त जंतु जगत के किसी और फाइलम में देखने को नहीं मिलेगा। तो एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है, मोलस्का फाइलम है। किस फाइलम के जंतु में टॉर्सन नामक प्रक्रिया पाई जाती है? मोलस्का में टॉर्सन प्रक्रिया होने से क्या बदलाव आता है? मोलस्का में टॉर्सन प्रक्रिया होने से क्या बदलाव आता है? बायलेटरल बॉडी क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। बायलेटरल बॉडी क्या हो जाता है, और बायलेटरल क्या है, एसिमेट्रिकल क्या है, वो तो हम समझा चुके हैं। तीसरी विशेषता कि जितने भी मोलस्क के जीव है उनका वास स्थल जल भी है और स्थल भी है। मोलस्का के जीव भी जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। जल में भी रहते हैं और जल के अंतर्गत ये लवण जल में भी रहते हैं और मीठे जल में रहते हैं, यानी समुद्र में भी रहते हैं, नदी तालाबों में भी रहते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता कि जितने भी मोलस्का के जीव हैं, जितने भी मोलस्का के जीव हैं, उस मोलस्का जीव के शरीर के बाहरी परत पर, शरीर के बाहरी परत पर बहुत ही कोमल झिल्ली पाई जाती। शरीर के ऊपर एक कोमल झिल्ली पाई जाती है। एक कोमल झिल्ली पाई जाती है। शरीर के ऊपर एक कोमल झिल्ली पाई जाती है, एक कोमल झिल्ली पाई जाती है।
शरीर के ऊपर एक कोमल झिल्ली पाई जाती है और यह झिल्ली बहुत कोमल होता है, इतना कोमल कि जोर से स्पर्श भी कर जाए तो उसमें यानी कि यह झिल्ली फट सकती है, इतनी सॉफ्ट होती है। मोलस्का के शरीर के ऊपर की कोमल झिल्ली वास्तव में इतने कोमल होती है कि बाहरी हल्का सा आघात पर भी यह झिल्लियां टूट सकती है, इतनी कोमल होती है। और इस कोमल झिल्ली को कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। कोमल झिल्ली का नाम क्या है दोस्तों? मेंटल। मोलस्का के शरीर के ऊपर जो अत्यंत अत्यंत कोमल झिल्ली होती है उसका नाम क्या है? मेंटल। कोमल झिल्ली का नाम क्या है? मेंटल। अब समझिए कि ये कोमल झिल्ली जो मोलस्का के शरीर के ऊपर है ये बहुत कोमल है, बाहर से हल्का सा भी आघात में ये झिल्लियां टूट सकती है, खत्म हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए दोस्तों, इस कोमल झिल्ली के बचाव के लिए, कोमल झिल्ली के बचाव के लिए जंतु के शरीर के ऊपर, जंतु के शरीर के ऊपर, जंतु के शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच, कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच पाया जाता है। कवच। क्लियर बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए कि मोलस्का के शरीर के ऊपर एक कोमल झिल्ली और उस कोमल झिल्ली के बचाव के लिए शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच, कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच। और इस दो गुण के कारण दोस्तों, इस दो गुण के कारण जो होते हैं मोलस्का के जंतु को क्या कहा जाता है जानते हैं? मृदु कवची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलस्का के जंतु को हम प्रायः किस नाम से पुकारते हैं? मृदु कवची के नाम से पुकारते हैं। मोलस्का के जंतु को हम प्रायः किन नाम से पुकारते हैं? मृदु कवची के नाम से पुकारते हैं। अब मृदु कवची के नाम से क्यों पुकारते हैं इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? मृदु को अंग्रेजी में सॉफ्ट कहते हैं, तो मृदु शब्द आया कोमल झिल्ली के लिए और कवची मतलब कवच के लिए। इसलिए हम मोलस्का के जंतु को क्या कहते हैं? मोलस्का के जंतु को क्या कहते हैं? मृदु कवची कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले आप क्या समझे कि एनिमल किंगडम का दूसरा बड़ा फाइलम कौन है? एनिमल किंगडम का दूसरा बड़ा फाइलम कौन है? टॉर्सन नामक प्रक्रिया किस फाइलम में होता है? मोलस्का में होता है। टॉर्सन नामक प्रक्रिया किस फाइलम में होता है? मोलस्का के जंतु कहां पाए जाते हैं? मोलस्का के जंतु के शरीर के ऊपर जो कोमल झिल्ली होता है वो क्या कहलाता है? मोलस्का के जंतु के शरीर के ऊपर कोमल झिल्ली के बचाव के लिए जो कवच होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोलस्का के शरीर में कोमल झिल्ली के बचाव के लिए जो कवच बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को आप घोंघा को देखे होंगे, घोंघा के शरीर के ऊपर कवच होता है जी, और वो घोंघा मोलस्का का ही जीव है। घोंघा किसका जीव है? मोलस्का। अगली विशेषता दोस्तों, अगली विशेषता कि मोलस्का का देगुआ, मोलस्का का देगुआ आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। मोलस्का का देगुआ आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है।
आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है, आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। मोलस्का का देगुआ आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है, मोलस्का का देगुआ आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। अब यह बताने की क्यों आवश्यकता है? ये लाइन बताने का इसलिए आवश्यकता कि आप जानते हैं कि मोलस्का का नंबर आर्थ्रोपोडा के बाद है, तो स्वाभाविक सी ये धारणा बनेगी कि निश्चित ही मोलस्का के जीव आर्थ्रोपोडा से ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन ऐसा देगुआ के मामले में नहीं, अन्य मामलों में है, अन्य मामलों में है, लेकिन देगुआ के मामले में देगुआ इस आर्थ्रोपोडा का, देगुआ इस आर्थ्रोपोडा का, सॉरी मोलस्का का आर्थ्रोपोडा से भी क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन एक अन्य विशेषताओं पर आप ध्यान दीजिएगा, एक अन्य विशेषताओं पर ध्यान दीजिएगा कि हृदय के ऊपर सुरक्षात्मक झिल्ली, सुरक्षात्मक झिल्ली पेरी कार्डियम पाया जाता है, सुरक्षात्मक झिल्ली पेरी कार्डियम पाया जाता है, सुरक्षात्मक झिल्ली पेरी कार्डियम पाया जाता है, पेरी कार्डियम पाया जाता है। हृदय के ऊपर सुरक्षात्मक झिल्ली पेरिकार्डियम पाया जाता है, हृदय के ऊपर सुरक्षात्मक झिल्ली पेरिकार्डियम पाया जाता है। इससे पहले आप जितने भी हृदय वाली बात देखें, वैसे हृदय अंग की उपस्थिति सबसे पहले तो एनिलिडा में हुआ है। मानव का जो हृदय है उसके भी ऊपर सुरक्षात्मक झिल्ली पेरिकार्डियम पाया जाता है। पेरिकार्डियम वो झिल्ली है जो हृदय के ऊपर रहती है और हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का प्रयास करते, हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का प्रयास करती है। पहली बार हृदय तो एनिलिडा में ही उपस्थित हो गया था, पहली बार हृदय किस में उपस्थित हो गया था? लेकिन एनिलिडा के हृदय पर भी पेरिकार्डियम झिल्ली नहीं थी। एनिलिडा से विकसित हृदय निश्चित ही आर्थ्रोपोडा का होगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का नंबर एनिलिडा के बाद है। आर्थ्रोपोडा के हृदय के ऊपर भी, आर्थ्रोपोडा के हृदय के ऊपर भी पेरिकार्डियम वाला झिल्ली, ये जो हृदय का सुरक्षात्मक झिल्ली पेरिकार्डियम है, ये पहली बार उपस्थित हुआ है किसमें? पहली बार उपस्थित हुआ है किसमें? मोलस्का में। क्लियर हो गया? अगला कि मोलस्का का भी रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुला होता है। मोलस्का का भी रक्त परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा के तरह क्या होता है? और आप जान लीजिए कि पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को छोड़कर सबका रक्त परिसंचरण तंत्र बंद है। पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र एनिलिडा में आया। एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम है, एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम है, सब के सब फाइलम में दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को छोड़कर, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को छोड़कर सारे फाइलम का रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद होता है। सारे फाइलम का रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद होता। क्लियर बात समझ गई कि नहीं? सारे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद होता है। सारा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद होता है। तो केवल खुला किसका किसका है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा का। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आइए अगली विशेषता पर कि इसका जो श्वसन अंग क्या है। श्वसन अंग क्या है? अब देखिए, शुरुआत में ही मोलस्का के वास स्थान का हम जिक्र कर लिए थे कि मोलस्का का जो वास स्थान होता है जल में भी, यानी कुछ मोलस्का के जंतु जलीय है और कुछ जो है स्थलीय। तो जो जलीय है उसका श्वसन अंग क्या होगा? गिल्स, हिंदी में कुलोम कहते हैं। ऐसे मोलस्का के जंतु जो कि जल में रहते हैं, उसका श्वसन अंग क्या हो सकता है? गिल्स।
और जो स्थलीय है दोस्तों उसमें पाया जाता है क्या? बुक लंग्स। स्थलीय मोलस्का का श्वसन अंग कौन है? बुक लंग्स, जो ट्रेकिया के ही समान होते हैं, और जलीय का क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। जलीय क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। अब उत्सर्जन अंग इसमें क्या है? मोलस्का का उत्सर्जन अंग क्या है? मोलस्का का उत्सर्जन अंग क्या है? एक मिनट। क्लियर हुआ? बात समझ गए? अब दोस्तों इसके उत्सर्जन अंग की बात करेंगे। मोलस्का का उत्सर्जन अंग, मोलस्का का उत्सर्जन अंग, मोलस्का का उत्सर्जन अंग वही है जो एनिलिडा में था, यानी कि नेफ्रिडिया। मोलस्का का भी उत्सर्जन अंग क्या है दोस्तों? और ये नेफ्रिडिया नामक उत्सर्जन अंग और कहां मिला था आपको देखने? नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग और किस फाइलम में था? क्या था? एनिलिडा में था। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए इसमें जो अगर लैंगिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मोलस्का समानता क्या होते हैं? एक लिंगी। लेकिन कुछ क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी लेकिन कुछ उभयलिंगी। अब बताने के आगे क्या जरूरत है? लेकिन इसमें बस पुपिया अवस्था पाया नहीं जाता। प्यूपा अवस्था केवल कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। अब ये एकलिंगी होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। अंडे देते हैं, लार्वा बनते हैं, लार्वा सीधे वयस्क बनते हैं। कोई पुपा अवस्था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए, मोलस्का क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं जी। चैप्टर तो थोड़ा उबाऊ है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करते जाएंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए एक बार फिर से मोलस्का का रिवाइज करते हैं। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थो। और दूसरा बड़ा फाइलम मोलस्का। टॉर्सन प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? टॉर्सन प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? मोलस्का में। टॉर्सन प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। इस टॉर्सन प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? मोलस्का में होने वाले टॉर्सन प्रक्रिया से बायलेटरल बॉडी क्या बन जाता है? तो जन्म के शुरुआती दिनों में मोलस्का का बॉडी कैसा होता है? लेकिन अगर पूछे कि वयस्क मोलस्का कैसा होता है? वयस्क मोलस्का का वास स्थान जल और स्थल दोनों है। मोलस्का के शरीर के ऊपर बहुत ही कोमल झिल्ली होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेंटल नामक कोमल झिल्ली के बचाव के लिए मोलस्का के जीवों के ऊपर कवच चढ़े होते, जो किसके बने होते हैं? और शरीर के ऊपर कोमल झिल्ली और कवच के पाए जाने के कारण मोलस्का के जंतु को क्या कहते हैं? मृदु कवची कहते हैं। मोलस्का निश्चित तौर पर आर्थ्रोपोडा से कुछ ज्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी मोलस्का का जो हृदय है, मोलस्का का जो देह हुआ है दोस्तों, वह आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। मोलस्का का जो देह हुआ है वह आर्थ्रोपोडा से छोटा होता है। मोलस्का के हृदय में पहली बार सुरक्षात्मक झिल्ली पेरिकार्डियम का विकास हुआ है। आर्थ्रोपोडा के तरह मोलस्का का भी रक्त परिसंचरण तंत्र खुला है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुला है। मोलस्का का श्वसन अंग गिल्स और बुकलंग है। जो मोलस्का जल में रहते हैं उसका श्वसन अंग
उसका श्वसन अंग गिल्स है, और जो स्थलीय है वो भूकलंग। उसके बाद उत्सर्जन अंग मोलस्का का वही है जो एनिलिडा में था। जो किस में था? एनिलिडा में था। अब इस मोलस्का के जीवों को देखें तो अधिकांश क्या होते हैं? एक लिंगी, लेकिन कुछ कुछ द्विलिंगी होते हैं, कुछ कुछ द्विलिंगी। कोई दिक्कत? समझ गए? अब आइए मोलस्का के प्रमुख जंतुओं के बारे में हम बात कर ले। बहुत क्वेश्चन है तुमरा जी, क्या हुआ इसको? अब आए क्या पूछ रहा है? एक मिनट, एक आदमी बोलिए। घोंगा आ रहे पहले ये समझे, क्या समझे बताइए? टॉर्सन प्रक्रिया समझे? आए बगल में उसको खड़ा होकर कोई बता सकते घोंगा का शरीर में क्या बदलाव आएगा? एक मिनट, बता सकते हैं? बताइए, खड़ा होकर बताइए, बताइए उनको, सुनिए तो। क्लियर? हाँ, तो शुरुआत में घोंगा अगर मोलस्का है, पहले क्लियर हुआ घोंगा क्या है? मोलस्का है। मोलस्का का क्या विशेषता हम पढ़े कि जन्म के शुरुआती अवस्था में, और उसके बाद क्लियर बात समझ गए? तो घोंगा का शरीर जन्म के शुरुआती अवस्था में बायलेटरल होगा, अब वयस्क होगा तो एसिमेट्रिकल होगा। क्लियर? सही सही बताया कि नहीं? वो तब देखिए बगल में सब कुछ जान रहा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो स्वाभाविक जब हम समझ चुके हैं कि मोलस्का में टॉर्सन प्रक्रिया होता है, मोलस्का में, तो शुरुआती अवस्था में बायलेटरल, उसके बाद एसिमेट्रिकल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मोलस्का के अंतर्गत प्रमुख जीव कौन कौन आते हैं, उसको हम समझ ले। मोलस्का के अंतर्गत सबसे प्रचलित जीव कौन है? और इसका वैज्ञानिक नाम पायला। पायला, वैसे पूरा नाम है पायला ग्लोबोसा। पायला ग्लोबोसा। अब एक बात जानते हैं, तो ये प्रमुख जीव है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जैसे आपसे पूछता है कि मानव के किडनी का भार कितना होता है? कितना? 140 ग्राम होता है, ठीक है। या मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg होता है। अच्छा, नहीं जानते? जानिए, मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 kg। ध्यान दीजिए, मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 kg। एक बहुत लॉजिकल बात हम आपको बता रहे हैं। आपसे जब पूछता है कि मानव के शरीर का भार क्या है, तो आप सीधा बोलते हैं 1.5 किलो है। अब पूछ देगा ये मानव कल ही पैदा हुआ है, अब बताइए, अब शक पका जाइएगा। तो जो भी डाटा आपको पूछा जाता है परीक्षा में, वो वयस्क बॉडी को मेजर करके, ठीक है, यानी मानव का किडनी कितना है, तो एक वयस्क मानव के किडनी का भार जितना होता है वो देंगे उत्तर। और निश्चित तौर पर वयस्क के अंगों का जो भार होता है वो बच्चा का नहीं होगा। इसीलिए जब भी पूछा जाएगा कि घोंगा का शरीर कैसा होता है, तो उत्तर देंगे एसिमेट्रिकल। क्या देंगे? एसिमेट्रिकल, क्योंकि वो वयस्क के बारे में पूछा है, बच्चा के बारे में नहीं पूछा। ठीक उसी तरह मानव के लीवर का वजन कितना होता है, तो हम एक वयस्क मानव के लीवर का जितना वजन होता है वो देंगे उत्तर में, ना कि पैदा हुआ आज के बच्चा का वजन माफ कर देंगे। क्लियर? तो परीक्षा में जो भी डाटा दे रहा है वो वयस्कों के संदर्भ में पूछ रहा है। क्लियर? बात समझ गए? तो सबसे प्रचलित जीव है आपका घोंगा। घोंगा। दूसरा है दोस्तों काइटन। काइटन, और इसको हम कहते हैं दोस्तों समुद्री चूहिया। एफ्रोडाइट को कहते हैं समुद्री चूहा, एफ्रोडाइट को कहते हैं समुद्री
चूहा। काइटन को कहते हैं समुद्री, उसके बाद सीप, और उसके बाद सीपिया। दोनों अलग अलग जीव है। सीप अलग जीव है और सीपिया अलग जीव है। और सीपिया को कटल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटल फिश। अब तक कई फिश के बारे में आप जान चुके हैं जो वास्तव में फिश नहीं है। जैसे ऑरेलिया जेली फिश कहलाता था, वो वास्तविक फिश। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट था, वो भी वास्तविक मछली। और यहां पर कटल फिश भी कोई वास्तविक मछली, कटल फिश भी कोई वास्तविक मछली नहीं है। और उसके बाद आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, बात मत करिए, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस जो है इसको कहा जाता है डेविल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टोफिश को क्या कहा जाता है? डेविल फिश कहा जाता है। और डेविल फिश भी दोस्तों, डेविल फिश भी जब आप देख रहे हैं कि मोलस्का में है तो निश्चित तौर पर यह भी वास्तविक मछली। डेविल फिश को ऑक्टोपस को डेविल फिश के अलावे श्रिंग मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रिंग मीन कहा जाता है। ऑक्टोपस का नाम ऑक्टोपस इसलिए है क्योंकि इसमें 8 लंबी लंबी भुजाएं होते हैं। इसमें 8 लंबी लंबी भुजाएं होते, इस तरह से 8 लंबी लंबी इसमें क्या होते हैं? भुजाएं होते, इसीलिए इसका नाम क्या है? और इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? और श्रिंग मीन, श्रिंग का मतलब होता है सिंग, श्रिंग का मतलब सिंग। देखने में ऐसा लगता है कि इसे ढेर सारे सिंग निकला हुआ है, इसीलिए श्रिंग मीन यानी सिंग वाली मछली। श्रिंग मीन का मतलब सिंग वाली मछली। तो इस, और एक है ओएस्टर, ओएस्टर या पर्ल ओएस्टर, पर्ल ओएस्टर। और इसी पर्ल ओएस्टर से क्या निकाला जाता है? मोती। मोती जो प्राप्त होता है दोस्तों वो मोलस्का के जंतु से ही प्राप्त होता है। मोती किसके जंतु से प्राप्त होता है? मोलस्का के जंतु से प्राप्त होता है। और किस मोलस्का के जंतु से प्राप्त होता है? पर्ल ओएस्टर। किससे प्राप्त होता है? पर्ल ओएस्टर। इसका कॉमर्शियल तरीके से वाणिज्यिक रूप से इसका पालन होता है और मोती का उत्पादन कृत्रिम तरीके से भी होता है। सीप को क्या कहा जाता है? सीप का कोई दूसरा नाम नहीं है दोस्तों, तो सीप को हम सीप ही बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे प्रचलित जीव मोलस्का का क्या हो गया? घोंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला। दूसरा क्या है? काइटन का प्रचलित नाम। तीसरा हो गया सीपिया। सीपिया क्या है दोस्तों? कटल फिश। सीपिया क्या है? कटल फिश है। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश। ऑक्टोपस का और दूसरा नाम क्या है? श्रिंग मीन। ऑक्टोपस का दूसरा नाम क्या है? श्रिंग मीन। श्रिंग मीन का मतलब क्या? सिंग वाली मछली। श्रिंग मीन का मतलब सिंग वाली। उसके बाद पर्ल ओएस्टर, मोती। क्लियर? कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए पर्ल ओएस्टर। पर्ल ओएस्टर मतलब इससे मोती निकलता है, यानी कि मोती पालन, मोती जो प्राप्त होता है वे मोलस्का के जीव से ही प्राप्त होता है। और जिस मोलस्का के जीव से प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या है? पर्ल ओएस्टर है। झींगा को ही इचना कहा जाता है। हाँ, झींगा को ही इचना मछली कहा जाता है दोस्तों। ऑक्टोपस कहाँ सांस लेता है? ऑक्टोपस समुद्री जीव है, इसमें सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं। मकड़ी किस अंग से उत्सर्जन करती है? मालपिगियन ट्यूबेल से बताए तो। मकड़ी मालपिगियन ट्यूबेल से उत्सर्जन करती है दोस्तों। मकड़ी मालपिगियन ट्यूबेल से उत्सर्जन करती है। पल्मोनरी सैक क्या होता है? पल्मोनरी सैक भी श्वसन अंग है। ठीक है, पल्मोनरी सैक भी क्या है? श्वसन अंग है। मोलस्का में उत्सर्जन कैसे होता है? मोलस्का में उत्सर्जन कैसे होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? कहिए। आर्थ्रोपोडा समझे, मोलस्का समझे? कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं ना है? क्लास को तब रोक देते हैं यहीं पर।
अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल इकाइनोडर्मेटा के साथ। क्या छिपकली जू खटमल जो है दोस्तों वो ऑर्थोपोडा में आता है, लेकिन छिपकली ऑर्थोपोडा में नहीं आता है।